एस्ट्रोलॉजी इज ज्योतिष, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्योतिष। ओके, मतलब ज्योति ईश, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति जमा ईश, Sure. दैट मीन्स ईश की ज्योति, ईश्वर के नेत्र हैं, ईश्वर की ज्योति है। मैं ये मानती हूँ समीर जी कि यहाँ पे जो कैबिनेट है, ठीक है, हर कंट्री की अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती बिल्कुल है, बिल्कुल। ऐसे ही ऊपर भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। ओह, तो जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं उन्होंने भी सब मिनिस्ट्रीज में सबको अपना अपना काम दिया हुआ है। मैं हमेशा ना बोलती हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ में ऑड नंबर्स ज़्यादा है तो ऐसे लोगों के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं वो, और विल पावर अच्छी होती है। ऑड नंबर्स मीन्स कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और जितने इवन नंबर्स हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में इवन नंबर ज़्यादा होंगे ना, उनको एक पुश चाहिए होती है। तो जब उन्होंने जुपिटर सेकंड हाउस में डाला तो वो ना मुझे हमेशा कहते थे, मैडम आप कहाँ अपनी फैमिली के बिजनेस में, अपने मामा जी की गारमेंट फैक्ट्री में आप एडमिन देखते हो या एचआर देखते हो, आप तो टीचर बन के मरोगे। हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद। Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। I am extremely honored to introduce our guest today, Mrs. Purnima Girotra. Welcome, ma'am. Thank you so much, Sameer. Ma'am, I'm extremely happy to be speaking to you today. Thank you. So, Mrs. Purnima Girotra is a counselor, an astrologer, scientific Vastu expert, numerologist, a healthy home expert, and a color expert. She has been practicing and teaching from the last many years. She was born in a simple and a spiritual family. After graduation, she was involved in her family business. But parallelly, she was also involved in her studies of the ancient occult sciences like Vastu, Feng Shui, numerology, astrology, tarot, and Reiki. She has worked with the Institute of Vastu and Joyful Living as a vice principal. She has also been associated with the Research Institute of Vedic Sciences as a fellow research student. Presently, Mrs. Girotra is carrying the legacy of Gurukul system from her Guru Dr. R.M. Mehra to her students. She is the center head and director of Design Gurukul. She is also the secretary of Association of Scientific Vastu Experts and the founder of Siddhant Institute of Vedic Sciences. She has been awarded by Devagya Shiromani by the All India Federation of Astrological Societies for her contribution in the field of alternate science. She has also been awarded by RIVC, Design Gurukul, and many other organizations. She is the founder member of an NGO, Atma Manthan, a socio-spiritual initiative by Design Gurukul. So let us speak to her and find out more about her life, her specialities, and the wonderful work that she's been doing in the field of occult sciences. Welcome, ma'am. It's a privilege speaking to you today. Yeah, same here. It's my pleasure also. मैम, सबसे पहले अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताइए। मेरी स्पेशलिटी एक्चुअली, मेरी जो पहचान है वो ऑकल्ट साइंस के साथ ही है। और ऑकल्ट साइंस मींस द प्रिडिक्टिव साइंसेस, और इसमें हम बिल्डिंग साइंस भी लेंगे, और प्रिडिक्टिव साइंस में हमारी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारा इसमें आ जाता है। और ये मैं सबसे ज़्यादा तो मेरे को जो दिल से प्यार है वो मैं कहूँगी कि ह्यूमन एज अ रेमेडी क्रिएट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जितनी भी साइंसेस हैं इनके साथ मेनली कनेक्शन हमारे माइंड का है, हमारे कर्मास का है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमारे प्रिडिक्टिव साइंस में आती हैं, और बिल्डिंग साइंस में एस्ट्रोलॉजी के अलावा अगर हम बात करें तो बिल्डिंग साइंस में वास्तु एंड फेंग शुई आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ही अगर मैं कहूँ, मैं पैशनेट अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। मैम, ये बताइए आपने ये साइंस क्यों चुनी? ये साइंस, जैसे कि मैंने बताया, साइंस मैंने नहीं चुनी, मुझे ऐसा लगता है ये साइंस ने मुझे चुन लिया। क्या बात है। क्योंकि ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साइंस की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होंगी। ये जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशंस ही सिखा देती हैं। ओके। जैसे कि हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, वो माइंड में आया, किसी ने बताया कि ऐसे से वास्तु खराब है,
तो वो करते करते फिर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और मैं ये मानती हूँ ना, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होने में ना गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर ऐसे मिल गए कि वो उन्होंने इंटरेस्ट और डेवलप करना शुरू कर दिया। Okay. तो धीरे धीरे फिर मैं इन साइंस के अंदर डीप जो है उतरना शुरू हो गई, स्टडी करना शुरू हो गई। और ये साइंसेस ना इंटरकनेक्टेड है। सीखना मैंने वास्तु शुरू किया और वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जुड़ते चले गए। क्योंकि मैं समीर जी एक आपको सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ कि वास्तु जब हमने पढ़ा तो उन्होंने, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया कि इट इज अ स्टडी ऑफ ऑक्यूपेंट एंड बिल्डिंग इन कंटेक्स्ट विद लैंड, लोकेशन एंड एनवायरनमेंट। श्योर। तो जब ऑक्यूपेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग तो ऑक्यूपेंट के बिना हो ही नहीं सकती ना। हाउस होम में कन्वर्ट ही तब होता है जब उसमें रहने वाले लोग रहते हैं। तो यही था कि फिर ऑक्यूपेंट को जानने के लिए मेरे को लगा कि उनकी डेस्टिनी से कनेक्ट होना, उनकी जो पास्ट और प्रेजेंट कर्मास के साथ कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो वहां से मेरी इंक्लिनेशन एस्ट्रोलॉजी में आई। क्या बात है, क्या बात है, वो चेन बनती चलेगी। एग्जैक्टली, चेन बनती चलेगी। और एस्ट्रोलॉजी में अब आपको पता है डेट, टाइम, प्लेस चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राइट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से फिर न्यूमरोलॉजी में आ गई कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने, देखो ह्यूमन सोल्स ऐसी हैं, हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, तो क्यूरियस होते हैं सब। तो ऐसे करते करते अब जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी ना हो तो फिर पामिस्ट्री है। और आजकल बहुत फैशन था टैरो कार्ड का, तो मैंने सोचा वो भी सीख लेते हैं। तो ये मेरे को लगता है ये साइंसेस अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। सो वंडरफुल टू हियर दैट। मैम, ये अकल्ट साइंस का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका महत्व क्या है? देखो, अकल्ट साइंस ना वर्ड ही अपने आप में क्या है कि हिडन ट्रूथ। अकल्ट का मतलब है गुप्त विज्ञान, अकल्ट साइंस। और मुझे ऐसे लगता है कि ये गुप्त विज्ञान क्या है, जो ईश्वर ने ये जो सृष्टि रची है, इसमें जो लोगों को भेजा है, अब हर सोल का जो ज्ञान है, हर सोल की जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, उसकी जर्नी है, ये तो ईश्वर के हाथ में ही है। बिल्कुल। इवन एक पेरेंट को भी अपने बच्चे की डेस्टिनी का नहीं पता होगा, ठीक है ना। उसको लगा कि ये बच्चा है, हमारी फैमिली के संस्कार उसमें आ रहे हैं, जैसे हमने इसको शिक्षा दी है, जैसे संस्कार दिए हैं, ये वैसा ही बनता जाएगा। और सबको पॉजिटिव ही रहेंगे अपने संतान के लिए। बट उनको भी नहीं पता कि उनके पास्ट लाइफ के कर्मा से उनको ये लाइफ मिली है जेनेटिकली, चाहे वो उनके पेरेंट्स है, बट कहीं ना कहीं वो जो संतान है वो अपनी जर्नी साथ लेके आई है। तो ये जो हर सोल की जर्नी है ना, उस जर्नी को जानना इज ऑकल्ट साइंस। वंडरफुली एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल प्रिंसिपल और बिलीफ क्या है? देखो, एस्ट्रोलॉजी मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी इज ज्योतिष। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्योतिष। मतलब ज्योति ईश, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति जमा ईश, दैट मीन्स ईश की ज्योति, ईश्वर के नेत्र हैं, ईश्वर की ज्योति है। जो चीज हम नहीं देख पाते अपने नेत्रों से, वो ईश्वर के नेत्रों से हमें दिखता है। दैट मीन्स जो हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स हैं, उसको पढ़ना, उस डेस्टिनी को रीड करना, वही एस्ट्रोलॉजी है। तो हम किसी की भी जर्नी को, उसकी पास्ट और इवन प्रेजेंट, और पास्ट और प्रेजेंट के साथ जो कनेक्टेड फ्यूचर है, उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है, उसी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या बात है, सो वेल एक्सप्लेन्ड, वंडरफुल। मैम, उसमें एस्ट्रोलॉजी में ये प्लैनेटरी मूवमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस अस? हम लोग अर्थ पे रहते हैं। हाँ जी। तो दिस इज मतलब हम ये मानते हैं जियोसेंट्रिक सिस्टम है ना। Sure. अर्थ एक्चुअली तो मूव कर रहा है सन के आसपास। हाँ जी। बट हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य रिवॉल्व कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं आज सन इस जोडियक में है, अब ये एरीज में है, उसके बाद टॉरस में जाएगा, है ना, ऐसी जेमिनाई। तो ये जो मूवमेंट है, एक्चुअली तो सन मूव नहीं करता, पर एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जब हम स्टेबल फील करते हैं, हम जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम पृथ्वी पे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम पृथ्वी पे बंध गए। अब हमें जो ऊपर मूवमेंट्स है ना, वो सब ऐसे लगता है रिवॉल्व हो रही है अर्थ के आसपास। तो ऐसे ही ये जो अर्थ के आसपास जितने भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं या ल्यूमिनरीज हैं, और जो माइथोलॉजिकली जिनको ग्रहों का नाम दिया गया, हाँ जी, मैं ये मानती हूँ समीर जी कि यहाँ पे जो कैबिनेट है, ठीक है, हर कंट्री की अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। बिल्कुल। ऐसे ही ऊपर भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है।
तो जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं उन्होंने भी सब मिनिस्ट्रीज में सबको अपना अपना काम दिया हुआ है। तो ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स जो कि सिग्निफिकेटर रोल कर रहे हैं हमारे कर्मा के साथ कनेक्ट होके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटर्न जजमेंट करते हैं हमारे कर्मास की, जुपिटर ज्ञान और नॉलेज, जो हम कहते हैं नॉलेज एंड विजडम के प्लैनेट्स हैं, मून जो है वो ठंडक देते हैं हमारे पृथ्वी को, सन जो है ये तो आपको सबको पता है एनर्जी का सोर्स है। एक दिन हमारे गॉड सन छुट्टी पे चले जाएं तो पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपका कहते हैं ना लेथार्जिक हो जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही मरकरी का अपना रोल है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जो सबको डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करता है। हर एनर्जी ये हमारे पे है कि हम उस एनर्जी को कैसे कैरी करते हैं। हमारे अपना थॉट प्रोसेस, हमारा अपना जो पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, वो सब मिला के हर पर्सन को वही एनर्जी अलग अलग रूप से इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा प्लानिटरी सिस्टम जो है, और ये हमारे वेदों का ज्ञान है, वेदों से आई हुई नॉलेज है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे बहुत काम किया है। भृगु ऋषि जो हैं वो तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रहे हैं। तो ये एक तरह से वहीं से हमारा ज्ञान है जिसको आजकल हम इसको एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि डेस्टिनी रीडर बनते हैं, हम किसी की भी डेस्टिनी को रीड कर पाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम, यू नो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं, यू नो देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हु आर प्रेडिक्टिंग, तो ये किस हद तक एक्यूरेट होती हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी एक्यूरेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं? इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकती हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जो एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस है ना, इसमें सबसे पहले जो करने वाला है उसके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, उसकी कितनी नॉलेज है, वो कितना डेप्थ में इसको पढ़ा है। और सबसे ज्यादा मैं ये भी कहूंगी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी एक कहते हैं ना हम ब्लेसिंग्स की फॉर्म में भी लेके आते हैं। कुछ लोग बहुत सालों से नहीं पढ़ते पर कुछ थोड़ा सा पढ़ के भी बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जो ये प्रेडिक्शन वही कर सकता है जो अच्छा काउंसलर होगा, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा काउंसलर बनना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो भी आता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। वेरी ट्रू। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई कब जाएगा जब वो परेशान होगा, और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर वो ईश्वर से पूछना चाहता है बट वो पूछ नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो उनके बिलीफ, उनके माइंड को पढ़ना, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जो सामने जो उनके पास आए हैं उनके माइंड को पहले तो पॉजिटिव करे, अपनी काउंसलिंग की तरह। एक शांत सोल ही शांत चीजों के साथ कनेक्ट हो सकती है। परफेक्ट। तो जब तक वो डिस्टर्ब है उसको मेरी बोली हुई बात भी समझ नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है उसको सुनना, उसकी परेशानियों को सुनना और फिर उसका सॉल्यूशन देना। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस इज द बेस्ट रेमेडी। मैं ये मानती हूँ अवेयरनेस से बढ़ के तो कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती है। तो हम उसको अवेयर कराते हैं और इसकी प्रिडिक्शन में जो हम उसकी जर्नी को रीड कर रहे होते हैं उसके साथ पहले उसके कुछ पास्ट की लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उसको फेथ होता है कि हाँ सामने वाला मेरे पास्ट को काफी हद तक ठीक बता पा रहा है तो उसको बिलीफ आता है। आपको एक चीज बताती हूँ समीर जी कि बिलीफ इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, अगर आप इस साइंस पे बिलीव करते हो, उस एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव करते हो, तो उसकी बातों को भी आप उस तरीके से लोगे कि आपको एक्चुअली प्रेडिक्शन जो वो करेंगे उसके रिजल्ट्स में भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी प्लस आपको उसके रिजल्ट्स में आपके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। फेथ, मेरे को ऐसा लगता है एवरीथिंग इज माइंड गेम। माइंड में जब जब पॉजिटिविटी और फेथ होता है ना, सामने वाले की चीजें हमारे तक पहुंच पाती है। और अगर हम ब्लॉक हेड से जाएंगे तो हम उसकी बातों वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती और हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो एक एस्ट्रोलॉजर को देखो, मैं ये कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर की 3 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए, उसका ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट, बिल्कुल, और उसका स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी अच्छा होना चाहिए। वो जितना ईश्वर से कनेक्टेड होगा, जितना ट्रूथफुल होगा, जितना ऑनेस्ट और कहते हैं ना कि एक क्लैरिटी से उसको इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी, उतनी उसकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगी। वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting. In fact, मेरा अगला सवाल, was somewhere close to this. Wanting to check, can astrology help individuals gain a better understanding of themselves and their life purpose? आपने थोड़ा बहुत तो touch upon किया है. Tell us more about this. ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वैसे ये बहुत मैं आपको बताती हूँ, मैं सबको ये बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी अच्छे कंसल्टेंट से राय ले रहे हैं,
एस्ट्रोलॉजी जानना या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट बनने का मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अवेयरनेस तो है ही है। हाँ जी। और अवेयरनेस से क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लेम गेम खत्म होती है। हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सुख और दुख का कारण कोई भी नहीं है, हम खुद ही हैं। खुद ही। जो हम लाए हैं, जैसा हम लाए हैं, वैसे ही हमारी लाइफ चलेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके वर्ड्स हैं, वो लाइफ चलाते हैं। और आपके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो, तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की वजह से जितने भी हमारे जो बहुत क्लोज्ड वंस हैं, एक्चुअली हर्ट कब होते हैं हम, जब हमारे बहुत क्लोज वन से हमें दुख मिलता है ना, अपनों से दुख मिलता है ना, तो दिल टूट जाता है। और वो अपने कौन है? वो वही तो हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही कोई हमारा अपना नहीं होता। अच्छा। कहीं ना कहीं पिछले जन्म से वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी इज अवेयरनेस, और ब्लेम गेम खत्म होना, मैं कहूंगी कि सबसे बड़ी चीज है। और ईश्वर अवेयर भी उसी को कराता है जिसको वो कराना चाहता है। आपको अच्छे काउंसलिंग या अच्छा कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। Wonderful. So what you're saying is the person stops looking outside, he starts looking within. और सबसे That's where he get all his answers. और हम क्या करते हैं सारा टाइम, यही तो करते रहते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने ऐसे किया, मेरे पार्टनर की वजह से लॉसेस हुए। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके कार्मिक अकाउंट कह रहे हैं, जो आप लेके आए हो, एक हॉरोस्कोप, वो आपकी जो जर्नी है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। और जैसा वो चार्ट होगा वैसी लाइफ होगी। बट एक चीज़ है, ये लाइफ जो हम लेके आते हैं ना, ये एक्टिवेट हमारे प्रेजेंट कर्मा से होती है। तो हमें उसकी, अगर मान लीजिए हम डिस्टर्ब लाइफ लाए हैं, तो अपने प्रेजेंट कर्मा इतने अच्छे कर ले कि उसका अपने आप ही उसके जो रिजल्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो नेगेट हो जाए। एग्जैक्टली। वंडरफुल। यू नो, आपके सवाल से देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मस्ट हैव गॉटन आंसर्ड, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो लाए हो उसको एक्टिवेट तो आपके प्रेजेंट कर्मा ही करेंगे ना। जो ऊपर जजमेंट चल रही है हमारे अकाउंट्स की, तो वो जजमेंट कब होगी? जब आपको मान लीजिए कोई सिचुएशन आई। और मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जो प्रॉब्लम वर्ड है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये अनवांटेड सिचुएशन है। और अगर हमने उस अनवांटेड सिचुएशन में जो अब हमारे रिएक्शंस हैं, जो एक्शन रिएक्शन है, ये अब नेक्स्ट हमारी जो आप मान के चलिए अकाउंट बनाने वाले हैं, तो वो सिचुएशन पे अगर हमारा फोकस प्रॉब्लम में ना होके सॉल्यूशन पे चला गया, तो वही तो अपॉर्चुनिटी है। हर अनवांटेड सिचुएशन, हर प्रॉब्लम एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, ऑकल्ट साइंस इज अ हिडन ट्रूथ, है ना? तो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में भी हिडन अपॉर्चुनिटी है। इट्स एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। और वो बस भगवान ने यही टेस्ट करना है कि इसको ये सिचुएशन मिली, अब इसके एक्शन रिएक्शन कैसे होंगे। उस हिसाब से जो वो सिचुएशन है, वो या तो बिल्कुल आपकी आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगी, या हो सकता है आपके एक्शन प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव हो तो सिचुएशन और ज्यादा सीरियस बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेजेंट कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। यू नो, आजकल न्यूमरो हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। इस साइंस का बेसिक प्रिंसिपल और बिलीफ के बारे में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूमरोलॉजी। ये एक्चुअली ना, मैं कहूंगी इंस्टेंट प्रिडिक्टिव साइंस। ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राइट टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। कभी कभी पेरेंट्स को भूल जाता है बच्चों का एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। हाँ जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो आपकी डिटेल्ड साइंस है। हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑकल्ट साइंस। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रिडिक्टिव साइंस में, वो ब्रांचेस ही हैं एस्ट्रोलॉजी की। और जब हम किसी के बारे में बताने वाले होते हैं और उसके पास राइट टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो हम न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ बता पाते हैं। इट्स अ साइंस ऑफ नंबर्स। और आपको एक चीज बताती हूँ समीर जी, ये 9 नंबर्स एक्चुअली 9 प्लैनेट्स ही हैं। 9 प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम वो 9 प्लैनेट्स का ही देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, और वो नंबर्स मतलब वो प्लैनेट्स ही हैं। तो कौन से प्लैनेट्स हम अपने कार्मिक बैग में लेके आए हैं डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में, और वही नंबर्स जो प्लैनेट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, एक्टिवेशन में रहते हैं। और उन नंबर्स की क्वालिटी मींस उन प्लैनेट्स की क्वालिटीज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हमारी रोल प्ले करती है।
और हमारा नाम जो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, न्यूमरोलॉजी विदाउट नेम न्यूमरोलॉजी तो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी में हमें नेम चाहिए और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो ये दोनों भी हमारे बारे में काफी कुछ बता देती हैं। और सबसे मेन, जैसे कि मैंने बताया ना, हर कोई अपने बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है। तो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी से ना सामने वाले की वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ग्रोथ, इवन उसकी लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस या रिलेशनशिप में हार्मनी होगी या नहीं होगी, उसकी लाइफ में डे टू डे में जैसे ये साल कैसा जाएगा, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी नंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत कुछ हम उसके बारे में बता देते हैं जस्ट विद द डेट ऑफ बर्थ। और नेम जो है आपकी सोल की पहचान है। इस लाइफ की जो जर्नी है उसमें वो नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेम की वाइब्रेशंस जो है ना, और आपको मालूम ही है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला तो उसका फंक्शन ही नामकरण होता है। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो नंबर बनता है ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मनी में अगर होगा तो वही नेम आपकी लाइफ में सक्सेस में भी रोल प्ले करेगा। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि डेप्थ में है, तो उनके लिए न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगती है, क्योंकि वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं नंबर्स के और प्लैनेट्स के रिलेशनशिप को। So what you're saying is, the ideal time to get your numerology checked is at the time of birth, ताकि आपका नाम जब रखा जाए तो वो उसी समय एज पर योर डेट ऑफ बर्थ रखा जाए। बिल्कुल। और आजकल तो लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है ना इन सब चीज़ों की, तो इवन अगर डॉक्टर ने सिजेरियन बोल दिया तो वो मेरे पास आएंगे कि मैम बेस्ट डेट ऑफ बर्थ आप बताओ ना। अच्छा। तो उन्होंने 1 मंथ बोला है कि इस मंथ में कभी भी हो सकता है, यहाँ नियर टू 15 डेज 2 वीक्स, तो आप इसमें से बताओ कौन सी डेट उसके लिए बेटर। तो आजकल तो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और मैं ये मानती हूँ इट्स अ गुड, जो भी, क्योंकि हमारे भगवान कृष्णा ने बोला है कि एफर्ट करना तो हमारा काम है। बिल्कुल। ठीक है ना। हमें जो नॉलेज है और जितना हम कर सकते हैं करें, बाकी ईश्वर के हाथ में है। वंडरफुल। मैम, ये जो न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स हैं, आपके एक इंडिविजुअल के पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल करता है। आपकी नंबर्स जो हैं, आप देखिए कि मैं हमेशा ना बोलती हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ में ऑड नंबर्स ज़्यादा है तो ऐसे लोगों के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं वो, और विल पावर अच्छी होती है। ऑड नंबर्स मीन्स कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और जितने इवन नंबर्स हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में इवन नंबर ज़्यादा होंगे ना, उनको एक पुश चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव है। तो ये अगर हमें, जैसे न्यूमरोलॉजी से हमें पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में इवन ज़्यादा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं किसी से सलाह लेके काम करें। और ऐसे लोग जो बच्चे होंगे, और उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलती हूँ, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो आप इनको एवरी टाइम अप्रिशिएट किया करो। और कुछ बच्चे आप देखते हो, और 2000 बॉर्न बच्चे तो सब 2s तो लेके ही बैठे हुए हैं बहुत सारे, और अगर उसके साथ 4, 6, 8 और इवन नंबर्स भी जुड़ेंगे तो ये बच्चे कहीं ना कहीं सेंसिटिव ज़्यादा है। अच्छा। तो डेट ऑफ बर्थ से हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, अपनी वीकनेसेस, जैसे अगर मान लीजिए नंबर हमारे इवन है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला हमारी वीकनेस क्या। और रेमेडियल सिस्टम तो हमारे हर डेस्टिनी साइंस में है ये। तो हम कम से कम अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग ऑड नंबर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज, और थ्रू इवन हमारे बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं, प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये सारी चीज़ें हमारे एवरी रिलेशन के साथ कनेक्टेड है। हर नंबर, हर प्लैनेट कोई ना कोई रिलेशन को भी डिपिक्ट करता है। हाँ जी। तो हम उनको, और मेरा ये मानना है प्रोडक्ट से ज़्यादा अगर हम हर प्लैनेट के रिश्ते के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लेंगे तो उससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं हो सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मोस्ट टॉक्ड अबाउट साइंस, जिसके बारे में आपने शुरू में बताया, द वास्तु शास्त्र। इस वास्तु शास्त्र के बारे में बताइए। वास्तु शास्त्र, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, वास करने का शास्त्र है ना। मैं ये कहती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग है ये। अच्छा। और लिविंग साइंसेस, बिल्डिंग साइंस, इसके साथ कनेक्टेड है। Okay. और एक चीज मैं बताती हूँ, अगर आप कभी गूगल पे लिखोगे ना आर्किटेक्ट मीनिंग इन हिंदी, तो आ जाएगा वास्तुविद। अच्छा। एक्चुअली तो ये तो हमारे जो थोड़ा ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट आया तो उन्होंने कुछ हमारे वर्ड्स का इंग्लिश वर्जन कर दिया। अदरवाइज वास्तु शास्त्र इज अ कंस्ट्रक्शन साइंस,
हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इज वास्तु। मतलब अगर मैं, क्योंकि काफी लोगों को ना कुछ इस नॉलेज के बारे में कुछ मिथ भी है, उनको लगता है वहम है, बिल्डिंग की साइंस है, ये घर बनने के बाद वास्तु वालों को बुलाएंगे, ये हमारे को वहम डाल देंगे, कहेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली देखा जाए तो वास्तु बिल्डिंग बनने के बाद की साइंस ही नहीं है, इट्स अ प्री कंस्ट्रक्शन साइंस। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इज वास्तु। और आर्किटेक्चरल सिस्टम और वास्तु एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। Okay. एक आर्किटेक्ट अगर 5 एलिमेंट्स को हार्मनी में लेके बिल्डिंग बनाएगा, एनर्जीज को हार्मनी में लेके बिल्डिंग बनाएगा, और हाँ, आप डिनाई नहीं करोगे कि सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज, जियो एनर्जीज, ये सारी की सारी एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। और एक बिल्डिंग बनाते वक्त हमें कुछ नहीं करना, इसी एनर्जी को बैलेंस करना, इसी एनर्जीज को कंसिडर करते हुए, इनके बारे में ध्यान रखते हुए एक बिल्डिंग बनानी। पंच तत्वों, ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, और द बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन द बिल्डिंग इज अ वास्तु। तो पंच तत्वों के साथ कनेक्टेड। और आप समीर जी, एक चीज बताऊंगी कि ये जो वास्तु की हम बात करते हैं ना, वाकई अगर हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें बिल्डिंग बनाते वक्त, तो आप देखोगे उस बिल्डिंग के अंदर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें इंप्रूव होती हैं। अच्छा। और एक एनर्जी अलग होती है। और जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि जो वास्तु की डेफिनेशन में ही आता है कि इट इज ए स्टडी ऑफ ऑक्यूपेंट एंड बिल्डिंग। तो हमारा ऑरा, हमारा एनर्जी सर्कल और बिल्डिंग का एनर्जी सर्कल जब हार्मनी में होता है ना, तो उसकी बात ही अलग है। तो वास्तु तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये बिल्डिंग बनाते वक्त 100% करना चाहिए। तो मैम ये बताइए, इन टुडेज लाइफस्टाइल, हाउ कैन वन इनकॉर्पोरेट वास्तु प्रिंसिपल्स इनटू द मॉडर्न बिल्डिंग्स, स्पेशली एन अपार्टमेंट जो आपने खुद तो बनाया नहीं है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसमें फिर कैसे वास्तु का ध्यान रखा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसे लगता है हमारे ऑडियंस को बहुत इस चीज की भी नॉलेज की बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि मैम, क्योंकि आप कहते हो कि एंशिएंट साइंस है, और जैसे कि एंशिएंट टाइम में हमारी बिल्डिंग्स बनती थी, ओपन कोर्ट यार्ड्स होते थे, और बिल्डिंग जो होती थी उसमें हमारी रॉ लैंड ज्यादा होती थी, जिसे हम कच्ची जमीन कहते हैं, क्यारियां होती थी, वो सिस्टम अलग थे। और मल्टी स्टोरी होता ही नहीं था उस टाइम, जो होती थी सिंगल स्टोरीज होती थी, टेरेसेस होते थे, और आपको याद होगा बचपन में हम छतों पे सब लोग सोते थे, और कॉस्मिक एनर्जीज और सारी एनर्जीज हमारी बिल्डिंग को बिल्कुल स्मार्टली, जो कहते हैं ना, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम था। हाँ जी। तो आजकल की, क्योंकि अब हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड, लोगों को पता है कि जमीन और ये सब कितना एक्सपेंसिव है, तो उसमें अब सिस्टम तो बन ही गया। अब कितने सालों से हम देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बनता जा रहा है। बिल्कुल। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी ऐसा नहीं है कि हम वास्तु फॉलो नहीं कर सकते। ये जरूर है कि अर्थ एलिमेंट थोड़ा हमारा वीक होता जाता है। जैसे जैसे हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती है, एयर एलिमेंट डोमिनेटिंग हो जाता है, और अर्थ एलिमेंट से कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो हम उसको वास्ट्रियोलॉजी की हेल्प से, अब आप सोचेंगे वास्ट्रियोलॉजी हमारे जो मेन वास्तु के कोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वास्ट्रियोलॉजी, जिसमें हम फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अर्थ एलिमेंट और बाकी भी जो डिस्टर्ब्ड एलिमेंट है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हम वास्ट्रियोलॉजी पढ़ाते हैं, जिसमें वास्तु, इंटीरियर और साइकोलॉजी, इन तीनों को मिला के रेमेडीज बताई जाती है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हमारा वीक है, एयर एलिमेंट तो अपार्टमेंट्स में अच्छा मिल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, अपार्टमेंट्स में शेप हमारी रेगुलर नहीं होती है, और जब हमारी किसी भी बिल्डिंग की शेप रेगुलर नहीं होगी तो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। और अर्थ एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया, और कभी कभी फायर एलिमेंट भी प्रॉपर अगर डिजाइन नहीं होगा तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सब चीजें हम, जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, जैसे उनका माइंडसेट है, जैसी उनकी साइकोलॉजी, जैसे उनके माइंड को, उनकी जो फिजिकल और मेंटल जो स्टडी करते हैं, उनको कंसिडर करते हुए हम कुछ रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। और बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर्स में हम बहुत कुछ कर पाते हैं। फ्लैट अपार्टमेंट्स में हम जब कभी कभार बिल्डिंग पे काम नहीं करते, तो हम इंटीरियर्स में बहुत कुछ, इंटरनल प्लेसमेंट्स में, लोडिंग अनलोडिंग में, और आपकी कलर्स की हेल्प के साथ, क्योंकि कलर्स का हमारे माइंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इवन पेंटिंग्स की फॉर्म में, जब पेंटिंग्स भी, आपको पता है हर घर के अंदर एक एक चीज हमें इम्पैक्ट देती है। तो हम पेंटिंग्स को यूज करते हैं, कलर्स को यूज करते हैं, प्लेसमेंट्स को बेटर कर पाते हैं।
तो ऐसा नहीं है, फ्लैट अपार्टमेंट्स में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत किया जा सकता और सबसे मेन है, जैसे कि मैंने बताया, ऑक्यूपेंट पे काम कर सकते हैं ना। मान लीजिए बिल्डिंग डिस्टर्ब है तो बिल्कुल। ऑक्यूपेंट तो है ही है। ऑक्यूपेंट का ऑरा, उसकी एनर्जी सर्कल भी तो बिल्डिंग को ठीक करता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप प्रोडक्ट से ज्यादा ह्यूमन एज अ रेमेडी को यूज करो। ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आप उस माइंड को पॉजिटिव बना देंगे, उस माइंड को स्पिरिचुअल बना देंगे, ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगे, तो बिल्डिंग की एनर्जी भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये भी तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी से बिल्डिंग की एनर्जी ठीक हो जाए। तो ये हम लोगों का सब मेन मोटिव है कि ह्यूमन एज अ रेमेडी को प्रमोट किया जाए। मैम बताइए, सबसे कॉमन वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इन रेसिडेंशियल स्पेसेस एंड कमर्शियल स्पेसेस, और इनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? अब ब्रीफ। अभी तो समीर जी वैसे काफ़ी अवेयरनेस हो गई है लोगों को। हाँ जी। और मैंने देखा है आर्किटेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं जो बेसिक जो वास्तु के ये principles प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्लेसमेंट्स पे काम कर रहे हैं, Okay. विच इज़ मतलब वेरी गुड थिंग कि वो भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कमर्शलाइज्ड सिस्टम से लोगों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे भी काम हो रहा है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। तो फिर भी अगर कोई, मैंने देखा है कि कुछ अगर गलतियां होती भी हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, तो ज़्यादातर ना बहुत कॉमन जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारी एंट्रीज पे मिल जाती हैं हमें। Okay. एंट्रीज की कई बार वो, क्योंकि आजकल स्टिल पार्किंग का सिस्टम चल गया है, तो हम जो वैदिक एंट्रीज को कई बार नहीं फॉलो कर पाते हैं क्योंकि पार्किंग सिस्टम नीचे होता है। Absolutely. तो फिर हम ऊपर के फ्लोर्स पे एंट्री पे काम करते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश होती है अगर एक एंट्री ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं एक वैदिक एंट्री, एक पॉजिटिव एंट्री को क्रिएट किया जाए। Okay. तो एंट्रीज पे है कहीं आपको जो मोस्ट कॉमन आपने पूछा, स्टेयर्स मिलती हैं। और स्टेयर्स अगर एक मैं मानती हूँ कि अगर स्टेयर्स गलत बन गई तो पूरी बिल्डिंग के अंदर हम उस पे काम नहीं कर पाते। क्यों इसका कारण है कि आजकल 4 फ्लोर्स तो बनते ही हैं और स्टेयर्स को तोड़ना, उसको ठीक करना पॉसिबल बहुत नहीं मुश्किल होता। बिल्कुल। तो उस पे फिर हमारी काफी मेहनत लगती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी नए घर बने, आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा एंट्रीज और स्टेयर्स पे काम करें। एक स्टेयर ठीक होने से ना ऐसे लगता है कि बाकी चीजों को ना हम फिर भी इंटरचेंज कर पाते हैं। मान लीजिए किचन हमारी ठीक नहीं है तो कभी कभी डाइनिंग और किचन में इंटरचेंज हो जाता है। वॉशरूम भी अगर मान लीजिए आजकल 3 to 4 वॉशरूम्स बनते हैं बड़े घरों में, तो हम ये लगता है कि एक वॉशरूम ठीक नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए, उसको हम ड्रेसिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो हम कुछ काम कर पाते हैं। बट अगर स्टेयर्स गलत बन गई ना, उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है कि पूरी बिल्डिंग की एनर्जीज ही आप सोचो इम्बैलेंस हो जाती है। But ma'am, when we talk of an apartment, आजकल apartments, they are going up to 30 stories and 40 stories. नहीं, इट्स डिफरेंट। अपार्टमेंट की जो स्टेयर्स है ना, वो आप सोचो कि इतने अपार्टमेंट्स के 30 अगर स्टोरीज हैं, उसमें 30 ओनर्स हो गए। बिल्कुल। अपार्टमेंट का डिफेक्ट आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कभी नहीं करेगा। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं ना, वो बहुत राइज या बहुत डाउन दोनों ही नहीं होते, वो बिल्कुल मीडियोकर लाइफ में रहते हैं। Because there are many people staying in that apartment. Because उनकी डेस्टिनी में डिवाइड हो गया ना, एक डिफेक्ट है वो 30 पीपल में डिफेक्ट हो गया। तो अपार्टमेंट्स में ना उतना इफेक्ट नहीं आता। अपार्टमेंट्स में स्टेयर्स, लिफ्ट, ये हम इसको मतलब ये हमारे लिए इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बनाते वक्त बहुत सारी चीजों को हम फॉलो भी नहीं कर पाते। जब इंडिपेंडेंट हाउस बनता है ना, तब ये चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो एंशिएंट हमारी वास्तु की जो साइंस है, बिल्डिंग साइंस, ये एक्चुअली मल्टी स्टोरी के लिए बनी भी नहीं। जितने भी ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, उन ग्रंथों में खासकर विश्वकर्मा जी ने और जो हमारे मय हैं जो आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने जो भी शैली, चाहे वो द्राविड़ शैली हो चाहे नागर शैली हो, उन सब में मल्टी स्टोरी का कहीं जिक्र होता नहीं है। ये तो अब है ना, जैसा देश वैसा देश, जैसा वो स्टाइल बनता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सॉल्यूशंस हर चीज़ के हैं। तो हम लोग मल्टी स्टोरी में भी बहुत काम कर पाते हैं, बट ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स मैंने जो अब फेस की हैं वो यही की हैं, और बाकी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ठीक कर पाते हैं। बट एक चीज़ है, बिल्डिंग में अगर स्टेयर्स भी डिस्टर्ब कर रही हैं बिल्डिंग को, तो हमारा पर्पस होता है हम दूसरी साइड लोडिंग बढ़ाएं। अगर स्टेयर्स गलत हैं तो हम उसका, क्योंकि स्टेयर्स करेंगे क्या, हाई और हैवी बना देंगे। तो हम हाई को तो ठीक कर पाते हैं, टेरेस में जाके जो साइड हमें पता है कि हाई होनी चाहिए वहां हम उस पर काम कर पाते हैं, थोड़ा सा लोडिंग में रह जाता है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। काफी इंटरेस्टिंग साइंस है, एंड आई थिंक देयर इज लॉट्स टू लर्न इन द एंटायर डोमेन ऑफ अकल्ट साइंसेस। तो मूविंग स्लाइटली अवे from the occult sciences,
Ma'am, there are multiple roles that you're playing today. You know, you're a wife, you're a mother, you're a mother-in-law, a sister, and also a teacher. Which role satisfies you the most? टीचर Teacher, huh? या बाकी तो सब कर्म बंधन है, ये सब मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, पर एक टीचर बनने के बाद जो मैंने फील किया ना, ब्लेसिंग्स फील किए हैं, मतलब सबसे अच्छा रोल जो मुझे आज की डेट में लगता है वो एज अ टीचर लगता है। As a teacher. क्योंकि ये जो इतनी प्यारी हमारी नॉलेज है, जो हमारे को, मैं ये मानती हूँ ये ईश्वरीय ज्ञान है, जो गॉड्स ने हमें ये साइंस, जो मेरे को ये नॉलेज दी है, अगर मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ और ये शेयर करने का मुझे मौका दिया ईश्वर ने, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। टीचर बनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम इस नॉलेज को अवेयर करा रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि 100% शेयरिंग इज डिस्क्राइब द बेस्ट टीचर। Wonderful. तो ये मेरे को टीचर बनने का जो एक सौभाग्य मिला है ना, भगवान ने दिया है, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ एवरी टाइम, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। वंडरफुल मैम। मैम, अगर 18 साल की पूर्णिमा को आप आज मिलते हो तो क्या बोलोगे उसको? बड़ी प्यारी सी थी वैसे वो और वैसे ना अपनी दुनिया में मस्त थी। और एक मैं हमेशा ये मानती हूँ, जब मैं 18 इयर्स की थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये पता था कि हाँ मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है, क्योंकि हमारे फैमिली में यही था कि हम बस कॉलेज कंप्लीट करेंगे, भैया शादी कर देनी है, जॉब करियर का उतना था नहीं, और हमारी फैमिली में होता था भाई लड़कियों को बाहर काम नहीं कराना है। बट मैं वैसे एक्चुअली बताऊं, इंटरनली ना जो मेरा इनर टेम्परामेंट है, आई एम अ वर्किंग वूमेन, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और पता नहीं कैसे ये मतलब वो लड़की जो सिर्फ एक मैरिज, लव, रोमांस का ही सोचती थी, वो एकदम से चेंज हो गई। और धीरे धीरे वो कहते हैं ना, लाइफ आपको सब सिखा देता है। बिल्कुल। बट इफ यू मीट हर टुडे, हाँ, आज अगर आप उससे मिलते हो तो क्या बोलोगे उसको? मैं उसको क्या बोलूंगी कि भैया तूने टीचर पहले क्यों नहीं बनी मुझे पता है कि आपको एक चीज बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये टीचिंग बनने का ना मेरे को कभी एक्चुअली सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी या मैं किसी भी फॉर्म में टीचर बनूंगी। जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने गई तो उस समय मेरे जो गुरु थे, मैं मतलब उनके बारे में चाहूंगी भी बताना, सेवाराम जयपुरिया जी, और वो जब पढ़ाते थे तो उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप एग्जाम्पल की तरह, कई बार जैसे स्टूडेंट है बिल्कुल, ना, हाँ वो जी। बोलते हैं कि सर मेरा हॉरोस्कोप बनाओ, हाँ। कन्या लगन बनाओ, हाँ। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि सर ये बनाओ। तो जब उन्होंने जुपिटर सेकंड हाउस में डाला तो वो ना मुझे हमेशा कहते थे, मैडम आप कहाँ अपनी फैमिली के बिजनेस में, अपने मामा जी की गारमेंट फैक्ट्री में आप एडमिन देखते हो या एचआर देखते हो, आप तो टीचर बन के मरोगे। अब मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने बोला टीचर, वो थोड़े मतलब एज में थे, वो ऐसे ही बोलते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे दिल के बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने टीचर, मैंने कहा ये तो मैं कहीं गलत जगह आ गई, मैंने तो बीएड नहीं की हुई, टीचिंग का तो मेरे आसपास कुछ लेना देना ही नहीं है, और सर कह रहे हैं टीचर बन के, मेरा कहीं हॉरोस्कोप गलत तो नहीं रीड कर रहे बट आज मैं उनको इतना रिगार्ड करती हूँ। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे ही जैसे कि मेरी जर्नी चलती गई, और गोपाल शर्मा जी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस बात को लेके, और उन्होंने मुझे जब अपने इंस्टीट्यूट में एज अ वाइस प्रिंसिपल या एज अ लेक्चरर का सोचा, उन्होंने सोचा, पर मैंने सोचा वो मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट, तो उसी की वजह से मैं आज टीचर हूँ। Wonderful, ma'am. So, you know, out of all the years that you spent now, what is the most important lesson that you've learned in life so far that you would want to share with us? मैं आपको सच्ची बताऊं तो जो ये लाइफ है ना, इट्स अ वेरी वेरी प्रेशियस लाइफ, बहुत मुश्किल से मिलती है। और जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी जर्नी थी, उसमें मैंने ये सीखा कि जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, और वो इस लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, और इस लाइफ प्रेजेंट और पास्ट को मिला के ही हमारा फ्यूचर जो है बनेगा। तो जो मैंने लेसन सीखा ना, कि जो हम लेके आए हैं, हमें प्रेजेंट कर्मा पे बहुत फोकस करना है, उस लाए हुए कर्मा को हम अपने प्रेजेंट कर्मा से नेगेटिव को और ज़्यादा खत्म करके उसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे अगर कर्मा, इस प्रेजेंट कर्मा अगर हमारे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और नेगेटिव है, तो हम पिछले जन्म के लाए हुए अच्छे कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं। तो सबसे फोकस करना है आपको अपने प्रेजेंट कर्मा पे, और 100% सरेंडर टू गॉड होके जब हम काम करते हैं ना, मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर राहुल मेहरा, वो हमारे स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, उन्होंने खाली मुझे वास्तु नहीं पढ़ाया,
हमारे वो को स्पिरिचुअल ज्ञान भी बहुत देते हैं, तो उनकी मुझे हमेशा ये बात सबसे प्यारी लगती है कि जो भी कर्म करें वो अकर्म की स्थिति में करें। मतलब ईश्वर को समर्पित करके करें। मैं उसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जो हमसे ईश्वर कराना चाहता है, और अपने डेडिकेशन और डिवोशन से करें। तो जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ में चलते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना पाते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा जो इस पूरी जर्नी में सीखा वो यही सीखा कि हमें अपनी लाइफ में जो भी करना है ना वो समर्पण से करना है, और कंपैशनेट होना और करुणा और लव, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी समीर जी, कई लोगों को ना लव की डेफिनेशन नहीं पता। मोह और लव में ना बहुत डिफरेंस है। जो हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को प्यार देते हैं या अपनों को प्यार देते हैं, तो हमारी ना एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कि हमने किया वो भी हमारे लिए। और मैं ये मानती हूँ कि वो मोह है। अगर हम बात करें प्रेम की, तो प्रेम में ना कभी भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो अनकंडीशनल होना चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेशन, अगर हम अपने इस जीवन में एक्सपेक्टेशन कम कर दें और एक्सेप्टेंस एज इट इज करें अपने रिश्तों में भी और सिचुएशन में भी, तो आपकी जर्नी में सक्सेस में होने में कोई नहीं रोक सकता आपकी जर्नी को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्यार एक्चुअली अगर हम देखें ना कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं और प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो हमें बिंदास, और हमारी सोल को तो भगवान ने ना फुल ऑफ लव भेजा है। हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी सोल की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है ना वो लव ही है। तो जब हमारे पास इतना लव है तो हमें दूसरों से चाहिए क्यों? प्यार वैसे भी देने की चीज है, लेने की है ही नहीं है। मैम बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और ये अकल्ट साइंस के बारे में आपसे हमने आज बहुत कुछ सीखा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, but considering the time constraint, we will move on from here. Thank you so very much for the time that you've given us. It's my pleasure, और it's a blessing of God कि आप आए और आपने भी अपना इतना precious time Wonderful, ma'am. It's been an honor. Interesting हमारी ये बातचीत रही। Thank you so much. Thank you God. तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा जी से बात करके आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। नीचे कमेंट्स में शेयर करिए आपकी टॉप 3 लर्निंग्स, और अगर आप भी इन जैसी कुछ सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एंड यू फील दैट यू नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट, देन रीच आउट टू मी एट माय नंबर्स मेंशन्ड बिलो एंड लेट मी पर्सनली कोच एंड ट्रेन यू for success in any area of your life through a very simple but very effective, scientifically tested 10-week program. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video and share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you yet another inspiring story. Namaste and Jai Hind.